ओके। नमस्कार बच्चों। तो देखो, मैं मनोज गुजर, साइंस फैकल्टी 10th क्लास। तो अगला जो टॉपिक है अपना, रेगुलर मेरी क्लास चल रही है और मुझे आशा भी है कि आप लोग शायद मेरी क्लास देख रहे होंगे। और आज बड़ी खुशी भी है और थोड़ा चिंता में भी हूँ, क्योंकि आज कुछ अजीब सी घटना मेरे साथ हुई। कल मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया, तो उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको BMI बताई थी, याद है? तो आज मेरे पास फ़ोन आया सुबह किसी मेरे एक स्टूडेंट का, मेरा स्टूडेंट है जिसको रेगुलर मैं पढ़ाता हूँ। तो भाई वो इतना ज़्यादा टेंशन में था, तो मैंने कहा भाई क्या बात क्या है, टेंशन में क्यों है? तो उसके पापा ने मेरे से बात की, कहा साहब आप जो ऑनलाइन क्लास में आपने पढ़ाया है वो कल वो देख रहा था लेक्चर, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अचानक उसने पता नहीं उसके क्या हो गया कि उसने हमारी वो वेट वगैरह पूछना स्टार्ट कर दिया और पूरे घर के जितने भी मेंबर हैं उन सब की उसने BMI निकाल के दिखाई। ठीक है, अब क्या हुआ कि सबसे पहले उसने अपनी BMI निकाली, तो उसकी जो BMI थी वो 33 निकली। ठीक है, तो 33 निकली, फिर उसके बाद में उसके टेंशन हो गई और उसके पापा की, मम्मी की वगैरह वो BMI निकाली, तो उनकी जो BMI है वो 31 32 की एवरेज वो आई थी। तो आप समझ गए होंगे कि इतनी जो BMI आ रही है वो क्यों आ रही है? वो देखने से ऑब्वियसली वो तो मोटे होंगे। तो फिर वो उसी टाइम टेंशन में आ गया यार। उसके पापा ने मेरे से बात की कि साहब ये कह रहा है ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और ये और वो। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात कह रहा है, कम से कम इस बच्चे ने अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझा है और जो चीज़ उसने निकाली है वो उसके ऊपर विश्वास करता है, तभी ये बात वो बोल रहा है। तो उसने उस चीज़ पे विश्वास किया और विश्वास किया है तो उसके प्रारूप, उसके जो परिणाम है वो भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि देखने में भी वो क्या है कि थोड़े मोटापे के शिकार दिख रहे हैं, बिल्कुल वो मोटे दिख रहे हैं। और उसके जो पेरेंट्स हैं उनको भी कई दिक्कत है, टैबलेट्स वगैरह चल रही है। तो उसने कहा कि सर ये चीज़ है, वो टैबलेट्स वगैरह लेते हैं। तो बिल्कुल उसने सही निकाला है, हर चीज़ को उसने भी प्रैक्टिकल किया है और प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग उसने सिम्टम देखे। तो उसने वो चीज़ अगर वहाँ देखी है तो उसको और भी ज़्यादा क्लियर समझ में आया। और सबसे बड़ी बात कि उसको विज्ञान पे भरोसा हुआ। ठीक है, जो विज्ञान है उस पर उसने भरोसा किया कि बात बिल्कुल सही है। यदि आप इस प्रकार से आप ग्रसित होते हो मोटापे के, तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, लक्षण वो दिखाई देंगे। तो फिर उसको मैंने कहा कि तू एक काम करना कि तू अभी आज से योगा करना स्टार्ट कर दे और शारीरिक जो व्यायाम है वो करना स्टार्ट कर दे। तो बिल्कुल वो ऑब्जर्व करेगा इस बात को और मुझे जहाँ तक लगता है वो बच्चा जरूर व्यायाम करेगा प्रतिदिन। तो यही चीज़ है कि यदि आप साइंस में विश्वास करते हो, ठीक है, तो आप उस साइंस को तरीके से समझो और उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करो अपने मन में कि वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी जो हमारे इन फ्यूचर भविष्य के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा काम में आएगी। और मैंने पहले भी बता दिया था कि यदि आप साइंस को अच्छे तरीके से सीखते हो तो आप हर प्रकार की जो उपलब्धि है उसके अंदर महारत हासिल कर सकते हो। यदि आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो टेक्निकली वो बच्चा अच्छा होगा, और मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो वो ये मान के चलो एक छोटा मोटा घर का एक डॉक्टर बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली उसको वो चीज़ें पता होगी और ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक वो उन बीमारियों पे ऑब्जर्व कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है और दूसरों की वो इस बारे में जानकारी दे सकता है। तो बड़ी खुशी हुई कि उस बच्चे ने प्रैक्टिकल किया, मैथमेटिकल टाइप उसने वो जो कैलकुलेशन है वो सोल्व की और सोल्व करने के बाद में वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ गया। क्योंकि चिंता एक ऐसी चीज़ होती है, यदि किसी व्यक्ति के दिमाग में है तो वो व्यक्ति जरूर कोई काम पूरा करेगा। यानी कि बर्डन अपन को रखना नहीं है, चिंता जरूर होनी चाहिए कि साहब हमारे एग्जाम है या फिर हमारे को कुछ सीखना है या ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आई। तो यदि आपके दिमाग में टेंशन है तो आप अवश्य उस चीज़ के बारे में सोचेंगे और वो चीज़ जो है वो आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो आगे मैं स्टार्ट करूंगा। आज भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और कल मैंने आपको बताया भी था, और मैं ये चाहता हूं कि ये जो आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर भी आप में से भी कोई ना कोई इसके ऊपर प्रैक्टिकल करे और आप भी इसको वाकायदा रियलिटी में ले और आप देखिए कि वास्तव में ये जो चीज़ है ये ऐसी होती है। और यदि इन चीज़ों का परिणाम हमारे को देखने को मिलता है तो बिल्कुल अपने आप में आप ऑब्जर्व कीजिए और अपने जो साथी लोग हैं, ठीक है, जो निरक्षर लोग हैं, जो कुछ जानते नहीं उन लोगों को ये चीज़ बताइए। तो देखो अगला जो टॉपिक है आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, संभव क्लासेस आगे अपना टॉपिक है। कल मैंने बताया भी था कि आप इसको पढ़ना, आप ध्यान से पहले से आप पढ़ के आना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने शायद इसको पढ़ा होगा, ये टॉपिक था अपना, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था।
कि कल मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो था रक्तदाब या फिर रक्तचाप। तो देखो इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूं। इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और पूरा प्रैक्टिकली ये टॉपिक है। हर चीज जो है वो आप जानते भी हो, हर चीज को आप समझते हो और उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे इसको। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रक्तदाब, रेड ही होता है रक्त, और इसको भी मैंने रेड से लिखा रक्तदाब, ऑब्लिक में यहाँ पे मैं लिख रहा हूं रक्तचाप, और इसको इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है वो होती है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ठीक है। और इसको मैं शॉर्ट में क्या लिख देता हूं बीपी, क्योंकि इस चीज को सब समझते हैं। मैंने कल भी बताया था कि प्रत्येक घर के अंदर शायद एक न किसी भी सदस्य के ये प्रॉब्लम आपके मिलेगी और ये चीज़ नॉर्मल हो चुकी है ये चीज़ आपके लिए, और इस चीज़ के बारे में जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आप इस चीज़ के बारे में अगर आपको पता है तो शायद आप हर प्रकार की जो बीमारियां हैं, क्योंकि इस रक्तदाब या बीपी की वजह से बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है, तो शायद आप उन पे काबू पा सकते हैं। तो देखो रक्तदाब और ये रक्तचाप जो है ये क्या चीज होती है, पहले अपन इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा रक्तदाब, ये जो वर्ड हमारे सामने लिखा है ये वर्ड ही इसकी डेफिनेशन को शो कर रहा है कि रक्तदाब क्या होता है। सबने हिंदी पढ़ रखी है और अकॉर्डिंग टू हिंदी हम जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो रक्त और दाब, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर के अंदर जो 5 से 6 लीटर जो रक्त प्रवाह होता है, उस रक्त के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं रक्तदाब या फिर रक्तचाप। तो अब वो दाब कहां डाला जाता है, कैसे होता है, तो यहां पे एक स्पष्ट डेफिनेशन में आपको लिख रहा हूं। तो देखो रक्त वाहिनियों में, ठीक है, अब जो रक्त वाहिनियां होती है वो कहां होती है, हमारे शरीर की लिख देता हूं क्योंकि हमारे शरीर की मैं बात कर रहा हूं, पूरा टॉपिक है वो हमारे शरीर पर डिपेंड है। हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में प्रवाहित रक्त वाहिनियों में प्रवाहित रक्त के द्वारा उन रक्त वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब। तो देखो ये एक रटी रटाई डेफिनेशन है, हालांकि मैं ज्यादा महत्व नहीं देता इस चीज को, लेकिन फिर भी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है तो किसी भी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखना भी पड़ेगा। थ्योरी भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाले रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली मैं इस चीज को मैं समझाता हूं आपको। देखो प्रैक्टिकली कैसे, कि मान लो कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त वाहिनियां होती है, जैसे मैं यहां पे बता दूं, हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियां होती है, वो कितने प्रकार की होती है सबको पता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की बेसिकली रक्त वाहिनियों के बारे में बताया गया है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां आपको देखने को मिलेगी। धमनियां, जिसको आर्टरी बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। दूसरा है शिराएं, जिसको वेन बोलते हैं, और तीसरी है केशिकाएं, जिनको कैपिलरीज बोलते हैं, ओके। ये 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां हमारे शरीर में पाई जाती है और आप इनको देख भी सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि इन चीजों को आप देख नहीं सकते, आप ऑब्वियसली देख सकते हो। तुमने देखा होगा कि हमारे हाथों में या कहीं पे भी शरीर के प्रत्येक अंग पर जहां पे आपको दिखाई देती है, आपको छोटी छोटी, यहाँ पे देखो ये धमनियां और ये शिराएं ये दिखाई देती है। ये जो नलियां दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, तो ये क्या होती है, ये हमारे शरीर की रक्त वाहिनी होती है। और पूरे शरीर के अंदर इसका एक जाल बटा हुआ है। क्यों भाई, रक्त वाहिनी है, रक्त प्रवाह होगा, रक्त के अंदर ही मैंने बताया था ऊर्जा का संग्रहण होता है, ऊर्जा उपस्थित होती है। तो ऊर्जा को हर जगह चाहिए, ऊर्जा की जो मात्रा है वो हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए। शरीर के प्रत्येक अंग तक वो ऊर्जा पहुंचनी चाहिए, अर्थात शरीर के प्रत्येक अंग तक यदि आप रक्त को पहुंचाओगे तो उस रक्त के अंदर घुलित जो ऊर्जा है, ठीक है, या फिर उस रक्त के अंदर घुलित जो ऑक्सीजन है,
क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में ऊर्जा बनाती है। ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज हमने भोजन खाया, उन दोनों के रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही हमारे को ऊर्जा या एटीपी मिलती है। तो वो ऊर्जा पूरे शरीर में पहुंचनी चाहिए, और रक्त जो है वो पूरे शरीर में यदि पहुंचेगा, शरीर के प्रत्येक भाग में या प्रत्येक कोशिका में या प्रत्येक ऊतक के अंदर यदि वो रक्त जाता है तो हर अंग को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो पूरे शरीर के अंदर इनका जाल है। तीनों देखने में आपको ये जो तीनों है वो अलग अलग चीज लग रही है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये तीनों अलग अलग चीज नहीं, ये तीनों एक ही चीज है भैया। ये एक ही नलिका है। एक प्रकार से हम ये बता दूं कि एक ही नलिका के 3 भाग होते हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। धमनी जो होती है सब जानते हैं, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, शुद्ध रक्त, ठीक है। और शुद्ध रक्त का यहाँ पे मतलब क्या है? O2 जनित रक्त, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त। और जो शिराएं होती है वो अशुद्ध रक्त बहाती है या अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है हमारे शरीर में। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या हो गया? CO2 वाला रक्त। और जो केशिकाएं होती है वो इन दोनों का संबोधन स्थल, यानी इन दोनों की कनेक्टिविटी है। ये दोनों जहां पे जाके मिलती है, जैसे इधर देखो, जैसे मान लो ये धमनी होगी, ओके, फिर बाद में यहाँ पे ये शिरा होगी, ओके, और फिर बाद में क्या होता है कि जो ये केशिकाएं होती है, ये केशिकाएं इन दोनों को जोड़ने वाली इकाई होती है। ये देखो यहाँ पे ये तो होगी केशिका, और ये होगी मान लो धमनी, और ये क्या होगी? शिरा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक ही प्रकार की नलिका है, लेकिन क्या होता है कि जिस समय जिस रक्त वाहिनी में जो रक्त होता है, उस रक्त के आधार पे उसको 3 भागों में बांट दिया। कसाब धमनियां होती है जब उसके अंदर शुद्ध रक्त रहता है, और जो शिराएं होती है तो उसके अंदर अशुद्ध रक्त या CO2 युक्त रक्त रहता है, और जो केशिकाएं होती है उसके अंदर मिक्स रक्त रहता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की ये क्या है? कनेक्टिविटी है। तो क्या होता है, कुछ समय के लिए उसके अंदर जैसे अशुद्ध रक्त गया या फिर शुद्ध रक्त गया, तो दोनों के बीच की ये कनेक्टिविटी की रक्त वाहिनी है। तो ये इस प्रकार से क्या है कि इसके अंदर रक्त वाहिनियां जो मिली है वो 3 प्रकार की हमारे को रक्त वाहिनियां मिली है, ठीक है। अब इन रक्त वाहिनियों के अंदर लगातार रक्त प्रवाहित होता रहेगा, सब जानते हैं। तो इस चीज को मैं थोड़ा और बता दूं डिटेल में। तो देखो जैसे मान लो कि मैं अपने जो हैट है उस हैट की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, छोटा सा एक, वैसी ओरिजिनल तो नहीं बनाऊंगा लेकिन एक सिंपल वे में सीखने के तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये रक्त की उसकी हृदय की संरचना है मान लो, तो रक्त हृदय के अंदर क्या हो गया? 2 ऊपर आलिंद हो गए, 2 नीले हो गए, ओके। अब क्या होता है कि जैसे इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, इधर वाला नीले, इधर वाला नीले, ओके। तो ये वाला जो भाग है इधर वाला, ध्यान रखना कि जब हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो अपने आप को इस तरीके से खड़ा करो कि हमारा ये जो हाथ, अभी जैसे मैं इसको ऐसे डायग्राम बना रहा हूं, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला मेरा जो हाथ क्या है वो राइट हैंड है, ये वाला लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो वास्तव में यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड भाग ही होगा, ध्यान रखना। देखो इस तरीके से देखो, जैसे मैं हृदय को दिखाऊंगा, जैसे ये मेरा हृदय है, तो मैं यदि दिखा रहा हूं तो मेरा ये भाग कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंड, और ये वाला कौन सा हो गया? राइट हैंड। तो इसको हम लेफ्ट हैंड ही लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको राइट हैंड साइड ही लेते हैं, ठीक है, ओके। तो देखो लेफ्ट हैंड जो आलिंद है उसके अंदर एक नलिका है, जैसे मैंने डाल दिया, एक नलिका को मैंने शो कर दिया, रक्त वाहिनी या नलिका, राइट हैंड साइड कर दिया, और दोनों नीलियों के अंदर भी शो कर दिया। तो ये जो आप नलिकाएं देख रहे हो, ये रक्त वाहिनियों की बात कर रहा हूं। इसके अंदर कौन सी धमनी है, कौन सी शिरा है, ये बात की बात है, लेकिन इतना पता है कि इसके अंदर धमनी भी है और इसके अंदर शिराएं भी है। तो इसके अंदर क्यों है? क्योंकि हृदय के अंदर ही रक्त का पूरी प्रोसेस होती है। सब जानते हैं कि हमारे शरीर की जो पंपिंग मशीन कहते हैं जिसको, जो लगातार चलती रहती है, और इसी के द्वारा ही क्या होता है कि जब ये हृदय पंप करता है, हृदय के अंदर 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक तो संकुचन होता है, यानी कि उसको दबाया जाता है, और एक होता है शीतलन, जब वो वापिस अपनी ओरिजिनल स्थिति में आता है। तो संकुचन और शीतलन की जो स्थिति होती है उस दौरान क्या होता है कि इस हृदय के अंदर भरा हुआ रक्त जो होता है वो बाहर की ओर पंप होता है, और जब बाहर की ओर पंप होगा तो इन रक्त वाहिनियों के द्वारा ही निकलेगा। तो जब इन रक्त वाहिनियों के द्वारा निकलता है रक्त, तो क्या होता है कि वो रक्त इन धमनियों या शिराओं की मदद से आगे की ओर ट्रांसफर होता है, और फिर बाद में शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये रक्त वाहिनियां होगी। अब जैसे मान लो वापिस संकुचित होगा, जैसे ये पिचक गया बिल्कुल और पूरा ब्लड निकल गया, फिर वापिस ये संकुचित शीतलन स्थिति में आएगा। संकुचन का मतलब तो इसको दबाना, यानी कि रक्त को बाहर निकालना, और शीतलन का मतलब क्या होता है? इसको धीरे धीरे वापिस अपनी वास्तविक स्थिति में आना है। तो उस दौरान इसके अंदर रक्त वापिस भरेगा।
तो ये दोनों प्रकार का जो ये प्रोसेस हो रही है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर की जो धमनियां और जो शिराएं होती है उनको एक फ्रेशर अनुभव होता है, एक दाब लगता है, और वही जो दाब है वो क्या कहलाता है, रक्त दाब या फिर रक्तचाप। ठीक है, समझ गए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दूं छोटा सा, जैसे मान लो ये मेरी कोई धमनी है, ओके। अब जैसे ये हार्ट है वो पंप करेगा, जैसे इसी को मान लेता हूँ, ये वाली मेरी धमनी है, ओके। तो जैसे हार्ट पंप करेगा तो यहाँ से जो रक्त है, यहाँ से क्या होगा, जो रक्त है वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से प्रेशर से निकलेगा, ये जब पंप करेगा तो ये जो धमनियाँ होती है, धमनियों के ऊपर दाब डालेगा, धमनियों को बाहर की ओर इस तरीके से वो धकेलेगा, इस तरीके से यहाँ पे रक्त भरेगा, बाहर की ओर धकेलेगा, और जो रक्त है वो आगे की ओर ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये पूरा रक्त बाहर निकल गया, अब ये वापस हृदय पूरा संकुचित हो गया, अब क्या होगा, ये शिथिल स्थिति में आएगा, धीरे धीरे चौड़ा होगा, वापस अपनी स्थिति में आएगा। तो कब आएगा, जब इसके अंदर रक्त वापस भरेगा। तो यहाँ पे जब रक्त भरेगा तो यहाँ पे भी इनके ऊपर क्या रहेगा, दाब रहेगा, और यहाँ पे रक्त जो है वो अंदर आएगा, और यहाँ का दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रक्त नहीं है, यहाँ का दाब कम हो जाएगा, यहाँ का बढ़ जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये प्रोसेस है, ये जो मैंने क्रिया आपको बताई है, ये क्या कहलाती है, रक्त दाब। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में बहने वाला जो रक्त है वो जब हृदय पंप करता है, हृदय के अंदर संकुचन या शिथिलन की स्थिति आती है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो रक्त है वो धमनियों की दीवारों पर एक दाब डालता है, या अत्यधिक प्रेशर के साथ वो बाहर की ओर जाता है, और इस दाब को हम क्या बोलते हैं, रक्त दाब या रक्तचाप। ओके, तो ये था हमारा रक्त दाब। अब देखो आगे मैं लेता हूं, एक मिनट, इसको ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया था, तो इसको मैं हटा देता हूं। हाँ भाई, देखो बेटा, अब इस रक्त दाब को मैं स्पष्ट तरीके से आपको समझाऊं। इधर देखो, जो रक्त दाब होता है, रक्त दाब को मापने की इकाई, इधर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा गया, रक्त दाब या फिर रक्तचाप या फिर बीपी, कुछ भी कह दो, रक्तचाप कह दो, रक्त दाब कह दो, या फिर बीपी या ब्लड प्रेशर कह दो। तो रक्त दाब का जो मापन है, रक्त दाब का जो मापन है वो किया जाता है, एक युक्ति आती है, और सब जानते हैं, और आपको याद भी रखना है। यदि किसी को पता नहीं है तो आपको उस चीज को याद रखना है। इस युक्ति को हम बोलते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। कई किताबों के अंदर स्फाइग्नो लिख रखा है, वो भी सही है, स्फाइग्नोमेनोमीटर कह दो या फिर स्फिग्नोमेनोमीटर कह दो। तो देखो, ये एक युक्ति आती है, एक यंत्र आता है, और आपने सबने इसको देख रखा है, और जनरली तुमने देखा होगा कि बीपी मापने का यंत्र होता है, एक डिब्बी सी आती है, इस तरीके से एक डिब्बी सी होती है, ठीक है, और ये खुलती हो इस तरीके से ओपन होती है, तो यहाँ पे इसकी जो है वो प्लेट आती है, इसके अंदर यहाँ मीटर होता है इस तरीके से यहाँ पे, और इसके अंदर पारा भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पारा भरा रहता है, जो हर टेम्परेचर के ऊपर एक ही स्थिति में रहता है। पारा जो है वो ना तो जमता है ना पिघलता है, समझ गए ना, एक ही एक द्रव स्थिति में ये रहता है। तो पारा जो होता है इसके अंदर मापने के लिए यूज में लिया जाता है, और इसके साथ लगा हुआ एक पंप सिस्टम होता है, इस तरीके से एक गुब्बारा होता है। उस गुब्बारे को जब यहाँ पे वो प्लेट लगाते, एक पट्टी होती है, उसको यहाँ पे लगाते हैं हाथ पे, और लगाने के बाद में इसको ऐसे पंप किया जाता है। तो ये जो युक्ति होती है वो स्फिग्नोमेनोमीटर होता है, ठीक है। एक और होता है, आपने नाम सुना होगा, स्टेथोस्कोप। सब जानते हैं, प्रत्येक डॉक्टर के पास मिलेगा, जो कानों के अंदर लगाया जाता है, और उससे हार्ट बीट जो हमारी है वो सुनी जाती है। तो जो हार्ट बीट होती है उसको मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है? स्टेथोस्कोप। और जो बीपी है, ब्लड प्रेशर जो है, वो मापने की इकाई जो है वो कौन सी है? स्फिग्नोमेनोमीटर। तो देखो, स्फिग्नोमेनोमीटर जो है वो इसको मापने की इकाई होती है, और इसका जो मापन होता है वो mm/Fg में किया जाता है। इसका जो मापन होता है mm/mm/Hg। Hg क्या है? पारा, पारे का सूत्र है, ओके। तो देखो क्या कि सबसे पहले ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, रक्त दाब जो है सबसे पहले सन 1733 के अंदर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्टीफन हेल्स। याद रखना इस नाम को, कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन बनता है। स्टीफन जो हेल्स नामक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, घोड़ों की जो नाड़ी होती है, घोड़ों में रक्त दाब को मापा, ठीक है। सबसे पहले सन 1733 के अंदर स्टीफन हेल्स ने घोड़ों के अंदर क्या हुआ, रक्त दाब को मापा। तो इसका नाम आता है कि सर्वप्रथम रक्त दाब का मापन करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन सा था? स्टीफन हेल्स। उस समय क्या था
कि स्पिग्नोमैनोमीटर तो था, लेकिन ये एक ऐसी डिवाइस के रूप में था, बिल्कुल एकदम जैसे आड़ू तरीके से होता है ना। ये मशीन तो अब बनी है, इसका मॉडिफाई रूप आ गया, अब तो डिजिटल सिस्टम आ गया, लेकिन पहले ये युक्ति थी, लेकिन इतनी मॉडिफाई नहीं थी, एक नॉर्मल मशीन थी। तो सबसे पहले इसने स्टीफन हैस ने इसको नापा। ओके, और एक जो रक्त दाब की जो परिभाषा है, रक्त दाब की जो परिभाषा है वो सर्वप्रथम किसने दी थी? कोपलेन नामक वैज्ञानिक ने। सर्वप्रथम 1983 में कोपलेन ने ये चीज बताई थी। कोपलेन नाम का वैज्ञानिक था, कोपलेन ने, ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी थी। यानी कि रक्त दाब को समझाया किसने था? सबसे पहले सन 1983 में कोपलेन नामक वैज्ञानिक ने, और सन 1733 में स्टीफन हैस ने घोड़ों के अंदर रक्त दाब का मापन किया। तो ये एक बेसिक नॉलेज की जगह है, तो इसको आप पढ़ सकते हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। अब देखो मेन चीज हम जानते हैं कि सब इसके अंदर रक्त दाब के अंदर होता क्या है, वास्तव में किस तरीके से इसको मापा जाता है, क्या होता है इसकी स्थिति, परिणाम इसके क्या देखने को मिलते हैं। तो देखो इसके अंदर रक्त जो दाब है उसको हम कितने तरीके से पढ़ते हैं। रक्त जो दाब है वो दो प्रकार का होता है। रक्त दाब को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, इसको ढंग से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर। तो देखो रक्त दाब जो होता है उसको दो तरीके से पढ़ता है, एक तो है सिस्टोल, या इसको सिस्टोलिक रक्त दाब में बोल देता हूं, ठीक है, सिस्टोलिक रक्त दाब। ओके, और एक होता है डायस्टोल या फिर डायस्टोलिक रक्त दाब। तो देखो ढंग से देखना इसको, एक तो था सिस्टोलिक रक्त दाब, एक होता है डायस्टोलिक रक्त दाब। अब देखो क्या होता है कि मैं ये जो चीज बता रहा हूं ये एक सामान्य मनुष्य के अंदर बता रहा हूं। सामान्य जो आदमी है, सामान्य जो व्यक्ति होता है, उस सामान्य व्यक्ति के अंदर जो होता है कि रक्त दाब जो नापा गया, उस रक्त दाब की जो इकाई आई वो आई, मान लो 122/80, ठीक है, mm of Hg, ठीक है। अब ये चीज मैंने क्या बताई है, ये अभी आगे समझ में आएगी आपको। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू रखी है 120/80, इसका मतलब क्या है, दो वैल्यू है, 120 अलग है, 80 अलग है। तो देखो अब क्या हुआ कि यहाँ पे इस वैल्यू को मैं इधर पहुंचाता हूं, ये वैल्यू, ठीक है ना, एक सामान्य मनुष्य की मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने कह दिया कि ये वैल्यू 120 mm of Hg, और ये जो वैल्यू होती है वो हो गई जैसे इसकी 80 mm of Hg, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो अधिकतम जो वैल्यू है, अधिकतम, ओके एक सेकेंड, अधिकतम दाब, ठीक है, और ये क्या हो गया, न्यूनतम दाब। छोटी छोटी टर्म में बता रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे हमने रक्त दाब जो नापा वो बताया कि साहब रक्त दाब जो होता है एक सामान्य मनुष्य के अंदर 120/80 mm of Hg होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सिस्टोलिक जो रक्त दाब है, जिसको हम अधिकतम दाब बोलेंगे, वो तो क्या होगा 120 mm of Hg, और यहाँ पे जो न्यूनतम जो दाब है 80, वो होता है डायस्टोलिक दाब, जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम दाब, ठीक है। अब देखो सामान्य मनुष्य के अंदर, ये तो मैंने एक एग्जैक्ट वैल्यू बताई है कि किसी व्यक्ति के अंदर हमने नापा तो इतनी वैल्यू आई है, लेकिन जरूरी नहीं है इतनी वैल्यू आए। तो ये जो एक सामान्य मनुष्य में ये जो वैल्यू मैंने बताई है कितनी से कितनी हो सकती है ये पता होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि 90/120 mm of Hg यदि सिस्टोलिक वैल्यू आती है, 90/120 mm of Hg यदि सिस्टोलिक वैल्यू आती है, तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है वो सामान्य स्थिति में है, उसके कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी प्रकार इधर देखो, यदि ये जो वैल्यू है वो 60/80 आती है mm of Hg, तो इसका मतलब क्या है, एक सामान्य स्थिति में है, उसकी अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दिक्कत कब होगी, जब ये वैल्यू आगे बढ़ेगी, 120 से ऊपर जाएगी और ये वैल्यू 60 से भी लो आ जाएगी, तब दिक्कत वाली बात यहाँ पे है। तो ये देखो सिस्टोलिक दाब। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से पढ़ते हैं, तो उसको देखो, डेफिनेशन जो है उसको मैं किस तरीके से बताता हूं। इधर देखो क्या होता है कि
जो रक्त दाब होता है, रक्त के द्वारा जो लगाया गया जो दाब होता है वो या तो होगा मैक्सिमम या होगा मिनिमम। तो रक्त धमनियों या फिर रक्त वाहिनियों पर रक्त द्वारा, यहां और लिख दूं, रक्त द्वारा लगाया गया अधिकतम दाब। तो रक्त वाहिनियों द्वारा लगाया गया जो अधिकतम दाब है वो तो क्या कहलाता है, इसका सिस्टोलिक रक्त दाब। कितना होता है मैंने बता दिया, 120 होता है। तो इसको एक तरीके से और बता दूं कि रक्त के द्वारा जो धमनियां होती है, जो हार्ट के द्वारा जुड़ी हुई होती है और हार्ट से लेके और विभिन्न अंगों तक जुड़ी हुई होती है, तो उन धमनियों की दीवारों के ऊपर लगाया गया जो अत्यधिक जो दाब होता है वो कहलाता है सिस्टोलिक दाब। और उन्हीं दीवारों पर, यहां पे मैं लिख दूं वही एग्जैक्ट डेफिनेशन, रक्त वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया न्यूनतम दाब। ठीक है, तो रक्त वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया जो न्यूनतम दाब होता है, जो कम से कम जो दाब होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक रक्तदाब। और जो अधिकतम जो दाब होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक रक्तदाब। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको मैंने समझा दिया है, रटने की इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि जो अधिकतम वैल्यू जो होती है, जिसको हम 120 बोल रहे हैं या फिर 90 to 120 एक सामान्य मनुष्य में, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है 60 to 80। तो ये जो दोनों वैल्यू है वो हमारे को ये शो कर रही है कि यहाँ पर जो धमनियों के ऊपर जो लगाया गया जो दाब है रक्त के द्वारा वो क्या है, मैक्सिमम है, अधिकतम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक रक्त दाब। और यदि इन धमनियों की दीवारों पर लगाया गया जो दाब है वो यदि न्यूनतम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक दाब। अब देखो एक टर्म और इसके अंदर देख लो, इंपोर्टेंट भी है, तो एक चीज और बता दूं, देखो ये अधिकतम दाब कब होगा, किस स्थिति में होगा, आप जानते हो, ये तब होगा क्योंकि ये जो बात मैं कर रहा हूं रक्त वाहिनियां, रक्त धमनियां, तो ये जो मैं बात कर रहा हूं बेसिकली क्या है, मैं हार्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि हृदय ही सब कुछ होता है, हृदय ही तो ब्लड की सप्लाई करेगा पूरे शरीर को। तो हृदय से मैं बात कर रहा हूं, तो हृदय के द्वारा जुड़ी गई है। तो यहां पे तुमने देखा होगा रक्त जो हृदय होता है वो पंप करता है, पंप का मतलब वो क्या हुआ, संकुचित हुआ। तो तुम आइडिया लगाओ, यदि हृदय संकुचित होता है इस तरीके से संकुचित होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रक्त वाहिनियां जो होती है, धमनियां जो होती है, उसके ऊपर दाब क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे इस सिस्टोलिक रक्त दाब के अंदर क्या होता है, हृदय जो होता है वो क्या होता है, संकुचित स्थिति में रहता है। ठीक है, हृदय जो है वो संकुचित स्थिति में रहता है, और तभी ये जो है रक्त दाब क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तभी तो रक्त दाब, ब्लड बीपी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अब आप इसको भी समझ गए होंगे कि जब पूरा संकुचित हो गया, पूरा पिचक गया, अब धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आएगा, तो वो क्या कहलाता है, हृदय का शिथिलन स्थिति में होना, हृदय का शिथिलन स्थिति में होना। ठीक है, तो हृदय की शीतलन स्थिति है, और इस शीतलन स्थिति में जो बीपी है वो क्या होगी, या रक्तचाप जो हो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये चीज याद रखना कि हृदय की संकुचित अवस्था के दौरान जब हृदय पंपिंग करता है, तो हृदय के संकुचित स्थिति के दौरान क्या होता है कि जो रक्त होता है वो अत्यधिक दाब के साथ रक्त वाहिनियों के द्वारा बाहर निकलता है हृदय से, उस स्थिति को हम सिस्टोलिक कहते हैं। और जब वापस हृदय अपनी शिथिल स्थिति में आता है या फिर रक्त के द्वारा वो खाली हो जाता है, तो शिथिल स्थिति में जब आता है तो उस दौरान क्या होता है कि धीरे धीरे उन रक्त वाहिनियों के द्वारा हृदय के अंदर रक्त को भरा जाता है, और उस समय जो उन रक्त वाहिनियों के ऊपर जो मिनिमम या कम जो दाब रहता है वो क्या कहलाता है, डायस्टोलिक दाब। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट थी, और मैं आशा करता हूं कि ये चीज आप समझ गए होंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से इसकी आप डेफिनेशन दे सकते हो, आराम से आप इसको बता सकते हो। ओके, तो आगे चलते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन यदि मैं पढ़ाता हूं तो वो सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको हर चीज एक में आपको समझा रहा हूं। तो देखो ये था हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। अब देखो अब क्या, अब देखो रक्त दाब, वो तो क्या था, रक्त दाब को दो तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि दोनों चीज मिलकर रक्त दाब बना रही है। ठीक है, वो तो हमने क्या पढ़ा था कि रक्त दाब जो होता है वो दोनों चीजें मिलकर, कम और ज्यादा दोनों मिलकर रक्त दाब बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं पढ़ेंगे अपन रक्त दाब,
रक्त दाब के प्रकार भी कहते हैं इसको, लेकिन इसको प्रकार बुक के अंदर कहते हैं, लेकिन प्रकार कहना भी उचित नहीं है। मैं इस प्रकार को किस आधार पे बता रहा हूं, मैं इस प्रकार को बता रहा हूं रक्त दाब की अनियमितता के कारण प्रकट लक्षण। ठीक है भाई, आप समझ गए होंगे। समझने की बात है, आप कैसे भी समझो। देखो रक्त दाब जो होता है वो दो प्रकार का होता है, या फिर ऐसे कह दो कि यदि मान लो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त दाब है, जो हमने अभी डायस्टोल और सिस्टोल बताया था, यदि उसके अंदर अनियमितता आ जाए, जैसे मैंने सिस्टोलिक जो वैल्यू है वो बताई थी 90 to 120, तो इसके अंदर यदि अनियमितता आती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 120 से ऊपर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार डायस्टोल में बताया था मैंने 60 to 80, यदि 60 से कम आती है तो इसका मतलब क्या है, उसकी अनियमितता आ जाएगी। तो इन अनियमितताओं के कारण ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे रक्त दाब को हम दो भागों में बांट रहे हैं, और हम किसी न किसी बीमारी कह दो या फिर अस्वास्थ्य कह दो, भाई स्वस्थ तो नहीं रहेंगे, हमारे शरीर में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम घटित होगी, कुछ घटना होगी, तो उसको हम पढ़ेंगे दो प्रकार से। तो यहाँ पे रक्त दाब को मैं है वो दो तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। इधर देखो, वापिस वही चीज है, वैसे ही लिख रहा हूं, हालांकि वो चीज अलग थी लेकिन ये चीज अलग है, लेकिन वही चीज मैं वापिस लिख रहा हूं। यहाँ पे देखो, उच्च रक्त दाब, ठीक है, और ये क्या है इधर, निम्न रक्त दाब। ठीक है बेटा, तो देखो ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा सबको पता है। अगर इंग्लिश में मैं यहां पे लिख देता हूं तो हाई बीपी, शॉर्ट में लिख देता हूं हाई बीपी ब्लड प्रेशर, और इसको मैं क्या लिख दूंगा, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है बेटा, तो देखो अब हम पढ़ेंगे एक अच्छा टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना ही बनती है। तो देखो, उच्च रक्तदाब और एक होता है निम्न रक्तदाब। सबको पता है उच्च जो रक्तदाब होता है वो क्या होता है, यदि इसकी वैल्यू 90 to 120 है तब तो क्या रहेगी, सामान्य स्थिति रहेगी। अभी मैंने पढ़ाया था सामान्य स्थिति है। और यदि मान लो इसकी जो वैल्यू है उसमें वेरिएशन आ जाता है 120 से क्या है, ये ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति के अंदर जो बीपी है उसकी वो क्या होगी, हाई होगी। और यदि यही वैल्यू जो है वो 60 to 80 है तो एक सामान्य आदमी है, सिंपल मैन या हेल्थी मैन। ठीक है, और यदि 60 से भी कम आ जाती है, या ऑब्वियसली मानते हैं 70 से कम आ जाती है, कुछ भी कह सकते हो, 70 वाला वैसे नॉर्मल रहता है, लेकिन फिर भी एक कम तो है वैल्यू। हम ये कहेंगे कि भैया ये लो बीपी की ओर अग्रसर हो रहा है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ये अगर वैल्यू क्रिएट होती है यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, निम्न रक्तदाब। ठीक है भाई, तो देखो पहले हम इसको उच्च रक्तदाब को पढ़ते हैं, या फिर हम शॉर्ट में इसको पढ़ लेते हैं। ये छोटा सा है, ठीक है, इसकी टैबलेट भी नहीं आती है, ध्यान रखना भैया। ये जो है बेसिकली इसको मैं बता दूं क्या होता है। तो देखो इस चीज को हम पढ़ते हैं, आगे वाले में पढ़ते हैं। ओके, तो देखो, हाँ भाई यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, आप उसको उस तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लो बीपी। ठीक है भाई, तो देखो लो बीपी के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो लो बीपी के अंदर क्या होता है कि जो रक्तदाब होता है धमनियों या फिर शिराओं के ऊपर या रक्त वाहिनियों के ऊपर जो रक्तदाब लगता है, यदि उसके अंदर लगातार अनियमित आ जाए, कमी आ जाए, यानी कि उसके अंदर हमेशा के लिए जो है वो क्या है, उस रक्तदाब में कमी आ जाए, तो उस कमी के दौरान क्या होता है, समझना इस चीज को। क्या होता है कि मान लो कि रक्तवाहिनियों का दाब, रक्तवाहिनियों का जो दाब है, रक्तवाहिनियों का जो दाब है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कम होने की वजह से आप जानते हो कि हृदय जो है वो पंप करेगा मान लो, और रक्तवाहिनियों का जो दाब वो कम है, तो जो ब्लड हमारे शरीर के अंगों और ऊतकों तक पहुंचना था, उस पहुंचने वाले रक्त के मान में कमी आ जाएगी। यानी कि रक्त सप्लाई जो ऊतक है, ऊतक मान लो या फिर कोशिका मान लो, ठीक है, या फिर कोई अंग मान लो, इन अंगों तक जो रक्त पहुंच रहा है, जो रक्त इन ऊतकों तक पहुंच रहा है, उस रक्त के अंदर क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इस रक्त के अंदर जब कमी आ जाएगी, तो इस कमी के कारण क्या होगा भैया, आप भी जानते हो कि हमारे को तो भैया हर अंग को, शरीर के प्रत्येक भाग को उचित मात्रा के अंदर ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा तभी मिलेगी जब आप लगातार रक्त का जो फ्लो है वो ढंग से रखोगे।
नहीं तो चाहे आप कुछ भी खा लो, कितने एनर्जी वाले पदार्थ खा लो, कोई महत्व नहीं है। यदि रक्त की कमी हो गई हमारे शरीर में या किसी भी अंग में, तो वो अंग जो है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो यदि रक्त की कमी हो गई तो इसका मतलब क्या आ गया कि जो शरीर का वो अंग है वो क्या होगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे होती है कि साहब यदि लो बीपी किसी की रहती है तो पर्याप्त मात्रा में जो रक्त पहुंचना है शरीर के विभिन्न भागों में वो रक्त नहीं पहुंच पाएगा, और इस वजह से क्या होगा, हमारे शरीर के जो अंग है, चाहे गुर्दे ले लो, चाहे फेफड़े ले लो, चाहे आप और कोई अंग ले लो, पाचन तंत्र ले लो, अग्नाशय ले लो, लीवर वगैरह जो भी है, ये सब अंग क्या होंगे, क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं रहेगी, और क्षतिग्रस्त होंगे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है बेटा, अगर मान लो कि मैं ये कह दूं गुर्दे जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर गुर्दे क्षतिग्रस्त हो गए तो फिल्टर्ड जो ब्लड हमारे शरीर में बह रहा है वो गुर्दों के द्वारा ही बहता है। जो शुद्ध रक्त हम बात कर रहे हैं, हृदय वाला रक्त शुद्ध नहीं होता है, वो रक्त होता है ऑक्सीजनित रक्त, उसको नाम दिया गया है शुद्ध रक्त, लेकिन वो होता है ऑक्सीजनित। गुर्दे जो हमारे किडनी होती है, उन किडनियों के द्वारा हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता है, और उसी के द्वारा फिर बाद में मूत्र बनता है, और जो मूत्र बनने की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगी तो हमारे शरीर में जो यूरिया है उसकी मात्रा ब्लड के अंदर मिल जाएगी, और ऐसा ब्लड अशुद्ध ब्लड कहलाएगा और पूरे शरीर के हर अंगों को वो डैमेज कर देगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये था हमारा लो बीपी। ठीक है बेटा, अब देखो, अब जनरली क्या होता है कि इसकी दवाई बहुत कम आती है। इसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है कि सलाह क्या देता है, यदि मान लो कि हमारी जो बीपी है वो लो हो गई तो वो कहता है कि भैया आप नमक और चीनी का घोल पिए, नमक प्लस चीनी का, है ना, बार बार आप नमक और चीनी का घोल पिए, और सब्जी वगैरह जब तुम खाते हो खाना तो उसके अंदर नमक की मात्रा आपको ज्यादा रखनी है। ठीक है, तो लो बीपी के दौरान क्या है कि हमारे को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करना चाहिए, और हमारे को जो पानी है वो लगातार जो बूस्ट एनर्जी बूस्टर हम कहते हैं वो हमारे को पानी पीना चाहिए। ठीक है, नींबू वगैरह जो खटास की जो चीज होती है वो आप इसको बेसिक खाओ। ओके, तो ये था एक सिंपल लो बीपी वाला पार्ट। ठीक है, अब आपका जो अगला है वो है हाई बीपी। ठीक है, अगला जो पार्ट है वो है हाई बीपी। आपका टाइमिंग हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये चीज में पढ़ाऊंगा। ये थोड़ा छूट गया क्योंकि टॉपिक को मैंने लंबा खींच दिया और जरूरी था इसको समझाना, तो ये अगला जो टॉपिक है वो अगले लेक्चर में आपके मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आप अपनी जो दोस्त हैं उनको इस क्लास को आप ऑनलाइन जो क्लास चल रही है उसको आप शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे इसके सब्सक्राइब बनाइए। ओके बेटा, थैंक यू।